नदी के किनारे खड़ी सोनू तरह तरह के थॉट से घिरी हुई थी। वह सुबह जैसे ही सोकर उठी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो वह होटल के कमरे से बाहर निकल कर आई और टहलते हुए गंगा नदी के किनारे आ खड़ी हुई। सूर्य की किरणें मिलकर पानी में जो इंद्रधनुषी रंग पैदा कर रही थी, जो आंखों को सुकून दे रहा था। लेकिन क्या करे मन जिसे कहीं सुकून नहीं था। अपने अंदर की बेचैनी को दूर करने के लिए सोनू 2 दिन पहले बनारस आई थी, पर यहाँ भी उसे शांति नहीं मिली थी। 2 दिन तो वह होटल के कमरे में बंद रही, पर आज हिम्मत कर गंगा के पास आ गई थी। उसने सुना था कि गंगा की चंचल लहरें अस्थिर मन को शांत कर देती है, पर यहाँ आकर भी उसे चैन नहीं मिलता, तो वह अतीत में खो जाती है। 4 साल पहले वह बनारस आई थी और गंगा नदी के किनारे बैठ अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। तभी किसी ने आकर पूछा, मैम आप अगर एतराज नहीं करे तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। उसने नजरें टेढ़ी कर उसे देखा। बेहतरीन पर्सनालिटी का सुदर्शन युवक। वह बोली, जी जगह तो बहुत है यहाँ, आप कहीं और जाकर बैठ भी सकते हैं। जी पर मैं 3-4 रोज से शाम को आपको यहाँ बैठे लिखते हुए देख रहा हूँ, शायद लिखने का शौक है आपको। कहते कहते वह उसके बगल में आकर बैठ गया। जी ने चाहते हुए भी उसके सामने वह खुलने लगी। यहाँ गंगा का तट, घाट की सीढ़ियाँ और सबसे बढ़कर मणिकर्णिका घाट ने हमेशा से ही आकर्षित किया है मुझे। इसलिए जब भी फुर्सत में होती हूँ या अकेलापन खलने लगता है तो मैं बनारस आ जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे आवाज देकर कोई बुला रहा हो मुझे। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह तब से मैं अपने बारे में बताई जा रही हूँ। मन में सोचकर उसने अपने दांतों को होठ से दबा लिया। और आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। जब भी कभी घर परिवार से, काम आदि से मन उचट जाता है तो गंगा की गोद में आ जाता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पर उसकी मुस्कुराहट में भी एक उदासी सी छिपी हुई थी। अंधेरा घिर आया था। सड़कों और घाट के किनारे स्ट्रीट लाइट जगमगाने लगी थी। उसने अपनी डायरी और कलम को बैग में रखा और चलने को उद्यत हुई थी कि उसने फिर से कहा, मैं अधर। और आप? एक अनजान को अपना नाम बताते हुए उसे झिझक महसूस हुई। फिर कहा, मैं सोनू। कब तक रुकेंगे यहाँ आप? फ्रैंक होते हुए उसने पूछा। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, अगर आप इजाजत दे तो जब तक आप यहाँ ठहरेंगी मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ। जी 2-4 दिन और। फिर तो ठीक है, मेरा घर पास में ही है, बिना मुश्किल मैं आपसे मिल सकता हूँ। वह क्या है ने कि साहित्य में मुझे भी रुचि है, पर पारिवारिक दबाव के कारण लिखना पढ़ना हो नहीं पाता, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तो जब तक वह बनारस में रही वह रोज उससे मिलने आता रहा। कभी कचौड़ियाँ लेकर आता तो कभी लस्सी लेकर, कभी कभी वहीं चाय बेचने वाले से चाय लेकर दोनों पी लेते। इन 2-4 दिनों में ही दोनों के बीच साहित्य को लेकर कितनी ही चर्चाएं हुई। महाश्वेता देवी, जयशंकर प्रसाद से लेकर अमृता प्रीतम, शिवानी धर्मवीर, भारती, राजेंद्र यादव, नए लेखकों के बारे में भी उसने ढेर सारी बातें कही। उनके लिखने का तरीका, बातों बातों में पता चला कि घर में पत्नी और बेटे के अलावा उसके पिताजी भी रहते हैं। पत्नी अक्सर बीमार रहती है, जिस कारण वह ज्यादा बातचीत नहीं करती है, और वैसी बातें तो बिल्कुल भी नहीं जिसे उसे थोड़ा तनाव भी हो। सुमन ने भी अपने बारे में बताया। उसके पति का देहांत काफी वर्ष हो गए थे। 2 बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। अकेलेपन की साथी ये किताबें और लेखनी ही है। किसी से ज्यादा दोस्ती भी नहीं। परिवार में लोग हैं पर वे भी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। सबसे बड़ी बात कि मैं बेचारी नहीं बनना चाहती। ओह तब तो खूब जमेगा रंग जब मिले बैठेंगे साहित्य की दीवाने, अधर ने ठहाका लगाते हुए कहा। अच्छा है, अब मैं चलती हूँ, आज रात की मेरी ट्रेन है। कह सोनू चलने को हुई
तो आधार ने झट कहा, कृपया आप अपना नंबर दे दें, मेरा यह कार्ड रख लीजिए, आप मुझे कभी भी याद कर सकती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। तब से लेकर अब तक 4 साल हो गए थे। सोनू जब भी बनारस आती, अधर उससे जरूर मिलता। सोनू उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जहां उसे किसी का स्पर्श नहीं बल्कि उसके मनोभावों को समझने वाला चाहिए था। वह चाहती थी कि इमरोज सा प्रेम जो अमृता के लिए था, वह गुनाहों के देवता के चंद्र सा प्रेम चाहती थी। भर कर ले आती हूँ जो रोज मुँह तुम्हारी याद दिलाता है, और रात में जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं सपने में तुम्हारे लिए एक नई कहानी रच सकूं। एक सुबह वह सोकर उठी ही थी कि मैसेज आया, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? वह पढ़कर प्रसन्न हो गई। कब वह आप से तुम पर उतर आया था। फिर हिम्मत जुटाकर कहा, शायद क्योंकि प्रेम के कई रूप होते हैं, कैसे कभी जता भी दिया करो। जब भी बनारस से लौटती हूँ तब साथ में गंगा जल भर कर ले आती हूँ जो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है, और रात में जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ ताकि सपने में तुम्हारे लिए एक नई कहानी रच सकूं। ओहो, यह क्या बात हुई? प्रेम ऐसे होता है क्या? तो जैसे मैं करता हूँ, कभी कभी गंगा घाट तट पर चला जाता हूँ ताकि तुम्हारी यादों में विचर सकूं। शाम को जब तुम नदी नहीं होती तब मैं छत पर जाकर चांद को निहारता हूँ और सोचता हूँ कि तुम भी चांद को निहार रही होगी। इस तरह हम दोनों एक साथ होते हैं। उसके मैसेज को पढ़ उसकी नादानी पर वह मुस्कुरा पड़ी। वह जानती थी कि प्रेम करना हर किसी के बस की बात नहीं, फिर भी वह गर्वित थी अपने आप पर। अभी 2 दिन पहले अकेलेपन से उबकर वह बनारस आई थी, इधर को इतला कर दी थी, पर कल शाम से वह धुंधलके में होटल की बालकनी में बैठ जब वह चाय के कप लिए क्षितिज की ओर देख रही थी, भर रही थी आंखों में धरती और अंबर का मिलन, तभी मोबाइल पर अदर का मैसेज नमूनदार हुआ। मैं अब नहीं मिल पाऊंगा तुमसे, मेरी बीवी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं। भटक गया था मैं शायद। एक स्त्री और लेखिका होने के नाते तुम मेरी मनोस्थिति समझ सकती हो। उसके आत्मसम्मान की तरह अंदर कुछ दरका हो, जैसे उफन, इतनी घटिया सोच मतलब मुझे किसी और तरीके से परिभाषित कर रहा था। पावन प्रेम या दोस्ती उसकी पर ऐसी नजर थी, ठगी सी रह गई। चाय का कप हाथ से छूटकर चकनाचूर हो गया। बिल्कुल तब से नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, और सुबह होते होते वह दशाश्वमेध घाट की ओर चल पड़ी। पति की मौत के बाद वह कितनी मुश्किल से संभाल पाई थी। उसने खुद को, अपने आत्मसम्मान को बचाए रखकर किसी से सहायता या एहसान नहीं लिया। उसने अपना और अपने बच्चों का सम्मान बरकरार रखा हमेशा, और आज उसकी थॉट्स से उसकी जिंदगी में हलचल मचा रही थी। सोच कर ही उसका दिमाग बोझिल हो गया। काफी देर तक वह गंगा को बहता हुआ देखती रही। मन में हजारों सवाल उठ रहे। खड़े हुए गंगा को बहता देख तभी उसकी नजर गंगा किनारे कचरे के ढेर पर पड़ी। ओह, मैं भी कितनी पागल हूँ। जब नदी अपने साथ लाए कचरे किनारे पर झटक आगे निर्मल पावन हो जाती है, तो मैं ऐसे कचरे को अपने अंदर क्यों जगह दूं? अधर रूपी कचरे को नहीं छोड़ मैं अपनी जिंदगी के बहाव को क्यों निर्धार दूं? सोचते सोचते उसका मन हल्का हो गया। वह प्रफुल्लित मन से उठी और होटल की ओर चल दी, और नदी बहती रही। कभी कभी अकेले ही पूरे करने पड़ते हैं जिंदगी के कुछ सफर।